आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण, जिसके दो भाग हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। पहले आप पढ़ रहे हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में जो है मुख्य रूप से दो नियमों का उल्लेख किया जाता है। पहला है उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या आप 12th लेवल पर भी पढ़कर आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता विश्लेषण में यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव है। किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आवश्यकता जो हमारी संतुष्ट होती जाती है, उसकी तीव्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यहाँ तक कि आवश्यकता पूर्ण संतुष्ट हो जाती है तो उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता भी 0 हो जाती है। इस नियम को सबसे पहले जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। यह अर्थशास्त्र के मूलभूत या आधारभूत सिद्धांतों में एक है। जब हम किसी वस्तु का उत्तरोत्तर उपयोग करते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है। अब इस नियम को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में, हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते हैं, उतनी ही हमारे लिए इसकी इच्छा कम होती जाती है। प्रोफेसर हेंडरसन ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। किसी वस्तु की व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इन परिभाषाओं में यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या सीमांत उपयोगिता हमेशा ही घटती जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस कमी को भी दूर करके नियम को कुछ संशोधित किया है। जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो परिवर्धित वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अंततः ह्रास होता है। मार्शल की व्याख्या इस प्रकार है: अन्य बातों के समान रहने पर जब व्यक्ति किसी वस्तु की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि करता है, तो उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, उसकी मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। अब इस नियम की व्याख्या की जा सकती है उदाहरण से, एक सारणी और रेखा चित्र के द्वारा। तो इसमें देखिए, एक उदाहरण हम ले रहे हैं रोटी का। पहली कुल 6 इकाइयों का उपभोग इसमें दर्शाया गया है। पहली इकाई से मान लीजिए हमें 50 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी से 40, तीसरी से 25, ये धीरे धीरे घटती जा रही है, चौथी से 5, पाँचवीं से 0 और छठी से -5। शुरू में उपयोगिता घट रही है निरंतर, परंतु धनात्मक है। 5वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है। सीमांत उपयोगिता का 0 होना ये दर्शाता है कि ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और छठी इकाई पर जो है सीमांत उपयोगिता माइनस में हो चुकी है। अब है कुल उपयोगिता। तो पहली इकाई की तो 50 होगी, दूसरी इकाई में 50 और 40 जोड़ दिए जाएंगे 90, तीसरी इकाई में 90 + 25 115, चौथी में 115 + 5 120, पाँचवीं में जो है 120 + 0 120 ही होगा। और छठी इकाई में जो है कुल उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो चुकी है। 120 - 5 = 115। यदि अब इनको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि विभाज्य वस्तुएं हैं तो इसका निरंतर एक वक्र बनेगा, और यदि अविभाज्य वस्तुएं, अविभाज्य वस्तु का मतलब जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है, तो उसे हम जो है आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए रोटी को हम अविभाज्य वस्तु मान लें, तो इसका पहली इकाई से 50, दूसरी से 40, तीसरी से 25, चौथी से 5 और पाँचवीं इकाई से 0 और छठी से जो ऋणात्मक है, यानी जो आयत चित्र है वो एक्स अक्ष के नीचे है। यदि इन्हीं बिंदुओं को विभाज्य वस्तु के द्वारा
मानते हुए दर्शाएंगे तो इस तरह का जो एक आरेख हमें प्राप्त होगा। तो ये दोनों स्थितियों में अलग अलग हो सकता है। अविभाज्य वस्तुएं जिनका पूर्ण इकाई में उपयोग किया जाता है, जैसे साइकिल, रेडियो, मेज, भैंस, पुस्तक आदि। और विभाज्य वस्तुएं जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, अनाज, दूध, रोटी आदि। अब है नियम की मान्यताएं। क्या नियम ये हमेशा लागू होता है? मार्शल ने जब नियम में ये वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो इसका क्या अभिप्राय है? ये नियम की कुछ सीमाएं हैं या कुछ शर्तें हैं। मात्रा व गुण में समानता। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा या गुण समान होना चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया जाए और दूसरा ठंडे का, तो स्वाभाविक रूप से बाद में उपयोगिता बढ़ेगी। उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। उपभोग की इकाई न तो बहुत छोटी न बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे पानी का एक एक चम्मच देने पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, अथवा उपभोग की इकाई इतनी बड़ी हो कि एक इकाई के उपभोग में ही वो संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाए, बल्कि ऋणात्मक भी उपयोगिता मिलने लगे। जैसे एक बाल्टी पानी एक साथ पिलाना। उपभोग में निरंतरता। इस नियम की क्रियाशीलता की तीसरी शर्त या मान्यता यह है कि उपभोग का क्रम लगातार होना चाहिए। इसमें बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे एक रोटी सुबह खिला दी जाए, एक रोटी 4 घंटे बाद, फिर एक रोटी और 4 घंटे बाद, तो सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ भी सकती है। उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। जैसे 2 आम खरीदते समय कीमत 30 पैसे प्रति आम थी, बाद में आम की कीमत मान लीजिए 20 पैसे प्रति आम हो जाए, तो तीसरे आम की उपयोगिता अधिक हो सकती है। अगर उपभोग की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि, आदतों, फैशन, आय और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन हो जाता है तो नियम की क्रियाशीलता अपूर्ण हो सकती है। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा नियम लागू नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति पहले चिंता में डूबा था, दूसरी रोटी की उपयोगिता 0 पर थी, पर अगर उसे कोई शुभ समाचार मिलता है तो उस समय उपयोगिता बढ़ सकती है। आवश्यकता। अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता नहीं होकर एक ही आवश्यकता के रूप में होनी चाहिए, अन्यथा ये नियम क्रियाशील नहीं हो पाता है। जैसे शान शौकत, दिखावा, धनवान, शक्तिशाली इत्यादि शब्द किसी की आवश्यकता को नहीं बताकर आवश्यकता के समूह को प्रकट करते हैं, अतः ये एक नियम की सीमा है। तो इस प्रकार ये नियम जो है इन मान्यताओं के अंतर्गत ही लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं।